हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब देखो, यहां से क्लू मिलेगा आपको आगे की कहानी समझने के लिए। क्या होता है ना कि आपकी बुक में चैप्टर्स में बटे हुए हैं, तो एक चैप्टर है, दो चैप्टर है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, इस तरह से चैप्टर है अलग अलग। लेकिन आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, आपको तो कहानी सुनना है, उसका रस समझना है। तो देखो, जो आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, उसी से कनेक्टिविटी में पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं जोड़ के दिखाऊंगा आपको। फाइन। और यह जो वीडियो है, यह वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम चैप्टर की थीम समझेंगे। फाइन। तो चैप्टर की थीम समझेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक्स है, चैप्टर की एसेंस क्या है। टॉपिक्स को अनफोल्ड नहीं करेंगे अभी, लेकिन जो सार है, जो रस है ना, वो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एक वीडियो लेक्चर में, ऐसा कि अच्छा चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो मैंने आपसे कहा कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि किस नोट पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट इस नोट पे हुआ था कि हाँ, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, और वो जो उनके बीच में टेंशन था, ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो टेंशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया था। कोल्ड वॉर वाला कहानी, जो पूरा का पूरा किस्सा है, जो पूरी पूरी कहानी है, वो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा था कि उस टेंशन वाले टाइम पीरियड में ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी जन्म हुआ था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी अपने आप में क्या एक कह सकते हैं एक अप्रोच थी, एक पूरा का पूरा सेगमेंट था जिसे हमने पढ़ा। क्लियर। इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को समझा। तो अब हम अगर देखें, ये चैप्टर का नाम जो है ना, वो आपको थ्रेड दे रहा है, क्लू दे रहा है आगे की कहानी बढ़ने के। अब क्या होता है कि जब दो लोग कंपटीशन में रहते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। ये स्वाभाविक है कि कोई भी कंपटीशन होगा, पावर राइवलरी थी, तो एक विजय होगा और एक पराजय होगा। ठीक है। तो कौन जीतता है, ठीक है, उसी चीज को, उसी सवाल को चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। देखो, हमें पता है पिछले चैप्टर में कि दो ब्लॉक्स के बीच में राइवलरी थी, कोल्ड वॉर था। अब वो कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है, तो सवाल यह आता है कि खत्म हो रहा है तो जीता कौन। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो क्वेश्चन के फॉर्म में चैप्टर का हेडिंग है, आपको समझ में आना चाहिए। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की जो वर्ल्ड दो पोल्स में बाइपोलर वर्ल्ड था, वो वर्ल्ड अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो वर्ल्ड अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। तो यूनिपोलर हो रहा, तो कौन बच रहा है, किसकी विजय हुई, सोचो जरा 2 मिनट। ठीक है, मन में सोचो, क्योंकि आपको आगे पूरा समझ में आ ही जाएगा। किसकी विजय हुई, अगर अच्छा एक की विजय हुई होगी तो दूसरे की पराजय हुई होगी। ठीक है, दूसरा हारा होगा, तो जो हारा है वो कौन सा ब्लॉक था, कैसे हारा। मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, मतलब अभी अगर आपके मन में से क्वेश्चन कूद रहे हैं, मतलब आप सही अप्रोच से जा रहे हो। तो अब वो सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरे चैप्टर में जानने को मिलेंगे, और यही चैप्टर की थीम है। ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करिए एनसीईआरटी में। बर्लिन वॉल याद आया कुछ, बर्लिन वॉल थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। ठीक है, गजनी नहीं हो मुझे पता है, तो आपको रिकॉल होगा कि हमने बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में। कैसे कि जर्मनी हारने वाली टीम में था। ठीक है, अब जर्मनी जो एक्सिस पावर जो थी उसमें हारने वाली टीम में था। हारने वाली टीम में जो जर्मनी था, तो उसको डिवाइड कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ध्यान आया कुछ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड किया गया था। तो एक पार्ट जो था, ईस्टर्न पार्ट जो था, वो किसका हो गया था, ईस्टर्न पार्ट जिसे अगर आप देखोगे जर्मनी है। ठीक है, समझना चीजों को, जर्मनी है, तो जर्मनी को क्या कर दिया गया, मतलब ये पूरा जर्मनी, सॉरी ये जर्मनी है, जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। ईस्टर्न पार्ट यूएसएसआर के पास में, ईस्टर्न, ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट यूएसएसआर को दे दिया आपने जर्मनी का। ये बोर्ड है ना, कभी कभी दुश्मनी उससे निकलता है। ईस्टर्न पार्ट आपने किसको दे दिया, यूएसएसआर को दे दिया था। और उसके बाद में जो वेस्टर्न पार्ट था, तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया था, और वो फ्रांस, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने अपने आप में बांट लिया था। इस तरह से जर्मनी का डिवीजन हो गया था। अब जो ईस्टर्न पार्ट था जर्मनी का, जो किसको मिला था, ईस्ट जर्मनी, यूएसएसआर को, उसमें क्या था, उसमें था बर्लिन। बर्लिन यानी कैपिटल सिटी। ठीक है, ये कैपिटल सिटी, तो उसको जूम इन करके बताया गया है। अब कैपिटल सिटी को क्या कर दिया गया था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन। थोड़ा रिकॉल करो, क्योंकि पिछले चैप्टर में सब पढ़ा है हमने। अब क्या था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड तो कर दिया था, लेकिन वेस्ट बर्लिन जो था तो वेस्टर्न कंट्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारा सब कुछ, और ईस्ट बर्लिन जो था तो वो यूएसएसआर के अंडर में था, और यूएसएसआर इसे सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल करता था। सारे रिसोर्सेज यहां से खींच के ले जाता था। यहां पॉवर्टी, यहां समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहीं से एक्सोडस चालू हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग भाग भाग के किधर आने लगे थे, बहुत सारे लोग भाग भाग के वेस्ट जर्मनी में जाने लगे थे, मतलब वेस्ट जर्मनी इन द सेंस कि वेस्ट बर्लिन में जाने लगे थे। और यही चीज क्या थी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर के लीडर थे उनकी नाक छोटी कर देती थी, कि हमारे रीजन, हमारे कंट्रोल में जो रीजन है, उससे लोग भाग भाग के वेस्टर्न नेशंस के कंट्रोल में जो रीजन है वहां जा रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे आप जैसे देखोगे तो उन्होंने वॉल बनवाई थी, ये थी बर्लिन वॉल। ध्यान आया कुछ, सारा सब कुछ पढ़ के आए, लेकिन अब
आउट ऑफ इंटरेस्ट और मन कर रहा है कि कनेक्ट करवा दे, एक बार टॉपिक तो बता दिया। तो अब क्या है, जो बर्लिन वॉल बनी थी ना, तो बर्लिन वॉल किसने बनवाई, तो जिससे आप मतलब ये कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से आपको एक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक पूरा आइडिया समझ में आएगा कि किसके टाइम में क्या चल रहा है। तो जैसे देखोगे स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 53 में, आई गेस 53 के बाद में निकिता क्रुश्चेव जो है तो वो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बनता है। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्या करवाया कि इस तरह से बर्लिन वॉल को बनवा दिया, विच इज सेपरेटिंग ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, ठीक है। और इसी तरह से फिर इसे क्या कहा जाता था, वेस्ट बर्लिन को एन आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जो है जर्मनी का उसके बीच में बर्लिन है और बर्लिन का एक हिस्सा जो है वेस्टर्न बर्लिन, ये वेस्टर्न बर्लिन जो है तो ये किसे दिया गया है, वेस्टर्न बर्लिन दिया गया है एक तरह से वेस्टर्न नेशंस को। तो इट वाज कंसीडर्ड एज द आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न नेशन जो है वो कैपिटलिज्म को दर्शाते थे। समझ में आया। और फिर थोड़ी सी और कहानी अगर जोड़ना चाहो तो इसमें आपको वो कनेक्ट करना चाहिए क्या कि जो बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था तो फिर यूएस ने क्या करा था, एयरलिफ्ट किया था, मतलब एयरलिफ्ट नहीं किया था, एयर सप्लाईज पहुंचाए थे यहाँ पे, ठीक, वेस्ट बर्लिन में। ध्यान है हमने पढ़ा था 48-49 के टाइम पीरियड में बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था और उसी से टेंशन स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में, ठीक है। चलो, तो बर्लिन वॉल हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो आपको टॉपिक के नाम से तो समझ में आया कि एक मतलब ब्लॉक जो था, एक पोल जो था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है और यहीं से वर्ल्ड क्या होता है, यूनिपोलर बनता है। तो उससे जुड़े हुए जो सवाल है, क्यों खत्म होता है, कैसे खत्म होता है, क्या होता है, कौन खत्म होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। बर्लिन वॉल से स्टार्ट करते हैं। बर्लिन वॉल वॉज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट सिंबल यही था, मतलब दिखाया जाए तो टेंशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। बर्लिन वॉल ये दर्शाती थी कि एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है, ठीक है, एक तरफ वेस्ट ईस्ट को दर्शाती थी, एक तरफ कैपिटलिज्म को, एक तरफ कम्युनिज्म को दर्शाती थी वो। तो इस तरह से बर्लिन वॉल वाज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। अब हुआ क्या है कि दिस बर्लिन वॉल वाज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। 1989 में लोगों ने बर्लिन वॉल को पलटा दिया, ठीक है। अब देखो ये भैया पहुंच गए हथौड़ा लेके, भैया हथौड़ा लेके गए हैं, ठीक है, वहां तक तो अपना ध्यान रखना। ये नानी सी जान है यहाँ पे, समझोगे अगर तो वो भी लगी हुई है कि हाँ तोड़ दिए जाए दीवालों को, ठीक है। तो ये बर्लिन वॉल को लोग क्यों तोड़ रहे हैं, बर्लिन वॉल को तोड़ना मतलब क्या, जब हमने बताया कि इट वाज द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, तो क्या कोल्ड वॉर खत्म हो गया, समझने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना भैया अपना। तो उस तरह से यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करना होगा आपको कि बर्लिन वॉल जब तोड़ी जा रही है तो क्या कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड खत्म हो जा रहा है, बर्लिन वॉल क्यों तोड़ी जा रही है। आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि बर्लिन वॉल को जब टॉपल किया गया तो क्या वो रातों रात बस सुबह सो के उठे कि चलो बर्लिन वॉल तोड़ेंगे, नहीं ना, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो दिस ड्रामेटिक इवेंट, मतलब द टॉपलिंग ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल को जहां पे डिसइंटीग्रेट किया गया, तो दिस ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय एन equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of second world and the end of cold war। तो ये सारा सब कुछ हुआ ना कार्यक्रम बर्लिन वॉल को तोड़ने का, ये एक्ट, ये जो हिस्टोरिक एक्ट हुआ है इसके पीछे की एक हिस्ट्री है, ठीक है, इसके पीछे की एक हिस्ट्री है। और बर्लिन वॉल का गिरना मतलब नो डाउट ये क्लियर मैसेज था कि कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है और कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो अब इसमें एक टीम जीतेगी, कौन जीतेगा, वो ब्लॉक यूनिपोलर वर्ल्ड जो बनेगा तो उसमें कौन आगे आएगा, वो सारी चीजें आपको समझना है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ सकता है कि बर्लिन वॉल गिराई जा रही, तो मैंने ये कह दिया कि दिस वाज फॉलोड बाय इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स। सो लाइक व्हाट, मतलब क्या इवेंट्स थे वो भी जानने की इच्छा होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो ये बर्लिन वॉल दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न बर्लिन और ईस्टर्न बर्लिन को क्या है, सेपरेट करती थी वॉल। अब जो कोलैप्स है सेकंड वर्ल्ड का, सेकंड वर्ल्ड मतलब अब आपको यहाँ पे सरप्राइज खत्म कर देते कि जो बायपोलर वर्ल्ड में जो यूएसएसआर वाला ब्लॉक था वो कोलैप्स होता है, उसे सेकंड वर्ल्ड की तरह कंसीडर किया जा रहा था ना, सेकंड इंटरनेशनल जैसे आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई गई थी लेनिन के टाइम पीरियड में। तो द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो मतलब जैसे ही वो सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स होता है कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है। कोल्ड वॉर अल्टीमेटली क्या था कि दो पावर ब्लॉक्स के बीच में राइवलरी, अब एक ब्लॉक ही खत्म हो गया तो एक अकेला राजा वर्चस्व किसका रहना है, उस अकेले राजा का। तो इस तरह से फिर यूएस हेजेमनी जो आपका अगला चैप्टर वही आएगा, कनेक्ट कर पा रहा हूं ना कैसे थीम है। तो यहां पे जो एंड हुआ है बाइपोलैरिटी को, उन इवेंट्स को दर्शाया गया है। जैसे आप देखोगे तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर द कोल्ड वॉर एंडेड, ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो जर्मनी डिवाइड किया गया था, जर्मनी को अलग अलग हिस्से में बांट दिया था। अब जैसे आप देखोगे तो वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो जीत गया एक तरह से, तो जर्मनी जो है, तो जर्मनी को क्या कर दिया गया, तो जो डिवाइडेड था वो जर्मनी फिर यूनिफाइड होता है। तो जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड। द 8 यूरोपियन कंट्रीज दैट वर द पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक replaced their communist governments in response to mass demonstration। ये पॉइंट भी समझने वाला है। देखो कि आप देखोगे ये यूएसएसआर था, यूएसएसआर क्या था, तो आप समझिए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इस नाम को अच्छे से समझो जरा, यूनियन ऑफ, ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर।
ठीक है, सोवियत का मतलब क्या होता है, दिस इज डिराइव्ड आउट ऑफ द रशियन वर्ड सोवियत। सोवियत मींस काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स का, इलेक्टेड लीडर्स का जो काउंसिल है। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना, तब ये वर्ड निकल के आया था सोवियत। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मतलब क्या है कि जो सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उन सारी सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज की जो काउंसिल है वो मिलकर एक यूनियन बनाएगी। तो उस यूनियन को यूएसएसआर कहा गया था। यूएसएसआर जिसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 1991 में, जिसका पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और आज उस यूएसएसआर को एक जो बड़ा नेशन था उसमें रशिया, वो दर्शाता है, ठीक है। तो अब जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद में आप क्या देखोगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, मतलब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मजे की बात क्या थी कि जो अलग अलग ब्लॉक थे ना वो साथ में आ जाते हैं, मतलब क्योंकि उन्हें बड़ा खतरा उस समय हिटलर दिख रहा था, तो हिटलर को हराने के लिए सब साथ में आते। तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे एस्टोनिया हो गया, ठीक है, लातविया हो गया, लुथीनिया हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक, यूक्रेन हो गए, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये सारे पार्ट क्या होते हैं कि ये सारे पार्ट रशिया की मदद करते हैं जर्मनी को हराने में। जर्मनी इधर है, ठीक है, जर्मनी को हराने में सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब क्या होता है, जर्मनी को हरा दिया, जर्मनी को हराने के बाद में वो क्या है, वो सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लेते हैं। जो नहीं करते तो स्टालिन क्या करवा देता है कि वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां पे भी सोशलिस्ट मॉडल आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी कंट्रीज जो 8 कंट्रीज है, 8 मेजर कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, वो सब किसका पार्ट हो जाती है, वो यूएसएसआर का पार्ट हो जाती है। लेकिन जब अब क्या हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड तो खत्म, यूएसएसआर का कोलैप्स देखने को मिल रहा है आपको, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है, 89-91 के बीच की बात बता रहे हैं हम आपको, 1989 से 91 के बीच की बात। तो उसके चलते क्या होता है, जो यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो बताया जा रहा है कि कोलैप्स होता है सेकंड वर्ल्ड का, उसके बाद जो कोल्ड वॉर खत्म होता है तो जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। जो 8 अलग अलग ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले किसका पार्ट थे, सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाया जाता है। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि कोई कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उधर से आ रही है और वो हटा रही है, अपने आप हट गई। अब अपने आप हट गई तो ये तो चमत्कार हो गया। अपने आप इन द सेंस कि जो देश की जनता थी उन्होंने चाहा कि अब कम्युनिस्ट रिजीम खत्म किया जाए, हमें सोवियत ब्लॉक से बाहर आना है। We are impressed by the Western countries, we are impressed by the democratic model, we want a capitalist system, that's it, ठीक है। तो फिर क्या है कि अब जब लोग प्रोटेस्ट कर दिए तो अब यहाँ पे क्या है कि लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उन्हें मास डेमोन्स्ट्रेशन के चलते अपनी पोजीशन को खाली करना पड़ा, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, ठीक है। फिर क्या है, द सोवियत यूनियन स्टूड बाय द कोल्ड वॉर बिगन टू एंड not by military means but as a result of mass actions by ordinary men and women। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो जो सोवियत यूनियन था, जो सोवियत आइडियोलॉजी थी, जो एक पूरा का पूरा ब्लॉक था, ठीक है, वर्ल्ड का एक पोल था, वो क्या होने लगा, धीरे 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 ध्वस्त होने लगा। और ऐसा नहीं है कि किसी ने बम गिराए हों, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की ग्रोथ से इंप्रेस होके, और दूसरी चीज वहां के जो लोग थे, ऑर्डिनरी मेन और वुमेन थे, उनकी चाह थी डेमोक्रेटिक सेटअप को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाने की। और उसके चलते क्या है कि जो सोवियत यूनियन था वो धीरे धीरे ध्वस्त होता चले गया। इवेंचुअली दी सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। तो जो सोवियत यूनियन, रशिया जो खुद था, मतलब लीडर था, एक तरह से कह सकते हैं लीडिंग पार्ट जो था सोवियत यूनियन का, वो खुद अपने आप को मतलब क्या करता है, उस यूनियन से बाहर निकाल लेता है। और इस तरह से डिसइंटीग्रेशन होता है, स्वाहा होता है किसका, सोवियत यूनियन का। और वही चीज को हम क्या कह रहे हैं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कह रहे हैं। तो आई होप अब आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर समझ में आ गई कि आखिर चैप्टर है क्या चीज, समझ में आई है ना, ठीक है। तो बताना, तो इस तरह से आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई होगी। और यही थीम है चैप्टर की कि हम यही देखने वाले हैं कि जो क्यों हुआ आखिर ऐसा कोलैप्स, ठीक है, इसके पीछे के इवेंट्स क्या रहे होंगे। तो उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में फोटो है, तो जैसे बर्लिन वॉल में से लोग झांक के देख रहे हैं, मेरे दोस्त है उधर, ठीक है, तो उसको आवाज लगा रहे होंगे, या फिर वो देख रहे होंगे कि एक तरह से ये मतलब ये फोटोग्राफ्स दर्शा रही उस समय की, जो बर्लिन वॉल एक समय पे इस तरह से खड़ी हुई थी, उसे क्या कर दिया लोगों ने, यहाँ देखो बर्लिन वॉल दिख ही नहीं रही है, भीड़ इकट्ठा हुई ना, तो भीड़ पता ही नहीं लगने देती, धूल में मिला दिया होगा बर्लिन वॉल को। तो इस तरह से बर्लिन वॉल का डिसइंटीग्रेशन सिंबॉलिकली ये दर्शाता है कि कोल्ड वॉर खत्म, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दर्शाई गई है। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार समझ लो चैप्टर में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप ये लास्ट वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, फ्रेम के बाहर ना जा रहा हो, फ्लैशबैक इंडिया एंड यूएसएसआर। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोवियत सिस्टम को समझेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेंगे। सोवियत सिस्टम आखिर क्या था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 15 देशों ने मिलकर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बनाया था, ये क्या था, कैसे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम से या फिर वेस्टर्न ब्लॉक से अलग था, वो सारी चीजें। फाइन, फिर अब लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये जो टॉपिक्स हैं, एक देखो, एक लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन,
प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट थ्योरेटिकल लंबे क्वेश्चन के आंसर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, यहां से फैक्चुअल 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डिटेल आ सकती है। उसके अलावा आपको कनेक्टिविटी बढ़िया मजे से एकदम बता दूंगा मैं कि ये जो चीजें तो कैसे समझना है आपको। तो लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन तो हम पढ़ेंगे, अधिकतर हम क्या पढ़ने आए हैं, लेनिन स्टालिन। लेनिन और स्टालिन के अलावा भी, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के बाद भी निकिता खुरुशेव हो गया, ठीक है, लियोनार्ड नहीं है शायद, लियोनार्ड ब्रेजनेव, हाँ लियोनार्ड ब्रेजनेव है। तो इस तरह से वो सारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे जो लीडर्स हैं सोवियत यूनियन के उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव भी है, जैसे ब्रेजनेव के बाद में मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में बोरिस येल्त्सिन, तो इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन जो होता है ना, तो गोर्बाचेव के टाइम में होता है, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसे समझेंगे। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब फिर यहाँ पे सवाल आता है कि डिसइंटीग्रेशन तो हुआ, डिसइंटीग्रेशन गोर्बाचेव के टाइम में हुआ, गोर्बाचेव के टाइम में ऐसा क्या हुआ था, तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, ठीक है, प्रेस्टोरिका, ग्लासनोस्ट, तो वो पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को जब ओपन अप करना स्टार्ट किया और लोगों ने एक बार टेस्ट चखा, तो फिर क्या है, वो कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ और डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ पॉपुलर प्रोटेस्ट जो उठा, तो उससे डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। व्हाई द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, तो एक कंपैरेटिव स्टडी, उसके पीछे के रीजन समझेंगे, क्या चैलेंजेस थे, वो सारी चीजें, टाइमलाइन। तो यहां से आपको हिस्ट्री वाला पार्ट जो इतने में कवर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, अलग अलग देशों ने क्या सफर किया, ठीक है, सेंट्रल एशियन नेशंस ने, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने क्या सफर किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉक थेरेपी। अब क्या हो रहा है देखो कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो हेजेमनी किसकी आ गई, डोमिनेशन किसका आ गया, हेजेमनी यानी डोमिनेशन, एक तरह से डोमिनेशन वेस्टर्न वर्ल्ड का आ गया, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का, ठीक है। अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो था, तो उसने फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, अब ये इंस्टीट्यूशंस अब अपने हिसाब से, मतलब वेस्टर्न, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न हेजेमनी को दर्शाते थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज अब अपने हिसाब से चेंजेस करेगी। तो शॉक थेरेपी इन दी पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, ठीक है, तो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स जो थे, जिन देशों ने कम्युनिस्ट सिस्टम को हटा के डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया था, उनमें क्या बदलाव आए, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो हर देश ने कुछ ना कुछ सफर किया, कहीं सिविल वॉर थे, तो कहीं इकोनॉमिक क्रैश था, तो रशिया की खुद की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है। तो अब जैसे आप देखोगे तो टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट जो इस कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड में जो टेंशंस डेवलप हो रहे थे जब ये बाइपोलैरिटी खत्म हो रही थी, तो यूगोस्लाविया के बारे में, जैसे यूगोस्लाविया पार्ट नहीं था सोवियत यूनियन का, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया को जैसे हम देखेंगे तो चेक्स और स्लोवाकिया, ऐसे मतलब आप इसके रिपल्केशन समझोगे कि बाइपोलैरिटी खत्म हो रही थी, उससे क्या इंपैक्ट हो रहा था। मिडिल एशिया वाला जो पार्ट था, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिविल वॉर्स हो रही है कजाकिस्तान वगैरह में, ठीक है। तो हर नेशन जो है तो अब अपनी एस्पिरेशन के साथ में उभर के आ रहा था, क्या चैलेंजेस थे, तो वो टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट यहां पे देखेंगे। तो इस तरह से ये जो कोर थीम है चैप्टर की, वो आपको यहां पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब देखो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट, अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेशन स्पेसिफिक बैच रहेंगे, देखो कहानी तो पूरी मैं ऐसे बताऊंगा कि आप आज से 4 साल बाद भी कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो उसे पूरी स्टोरी समझ में आएगी, बैकग्राउंड समझ में आएगा। बाकी अगर हम एग्जाम स्पेसिफिक बात करें ना, तो एग्जाम स्पेसिफिक बात करें तो आपको सिलेबस आपका क्या है, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि अब ये टॉपिक है इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में जैसे क्या आ गया, रशिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बुक का जो चैप्टर 4 है, ठीक है, तो जिसमें आप एक चीज ये भी पढ़ेंगे, इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद यूएसए, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर कह रहा हूं, रशिया, ठीक है। तो अब इंडिया रशिया के रिलेशन की बात आ रही है। अब उस चैप्टर में इंडिया रशिया रिलेशन नहीं दिया है, कहां से पढ़ेंगे सर? तो यही तो चीज समझाना चाह रहे हैं कि ये चैप्टर जो है, चैप्टर में आपको जैसे इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वाला जो टॉपिक है आपका बुक में, वो आपको इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में बता देगा। कनेक्ट कर पाए हो? तो ऐसे आपको टॉपिक सब पढ़ना है। मेरी हैशटैग ओपिनियन अगर लेके चलोगे, एडवाइस लेके चलोगे, तो आप सब पढ़ो, तो कनेक्टिविटी ऐसी रहेगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब इंडिया रशिया का रिलेशन आप स्पेसिफिकली समझोगे। इंडिया और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन से पहले क्या सिस्टम था, तो उसमें आपको मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल कोऑपरेशन जो थे वो समझ में आएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया भी कि चैप्टर 1 में आरोप लगाया गया था इंडिया के ऊपर, क्या कि हमने नाम को अडॉप्ट किया, न्यूट्रल रहने की बात करी, लेकिन एक हल्का सा टिल्ट जो था हमारा सोशलिस्ट कंट्रीज की तरफ था,
अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी हमने क्या है कि प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड करा था, और यूएसएसआर से के साथ में 1971 में क्या है फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी। तो क्या हम यूएसएसआर या फिर कह सकते हैं सोवियत ब्लॉक की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, हमारा क्या रिलेशन था, वो सारी चीजें भी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। आए ना समझ में? तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एडिशनल टॉपिक जो इस बैच के लिए है, ठीक है, और एडिशनल टॉपिक इस बैच के साथ साथ में आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि आप देखेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान एंड गल्फ वॉर, ये जो है ये टॉपिक को आपको समझना है। और ये टॉपिक क्यों समझना है, कहां मिलेगा, ये बताता हूं मैं। देखो इस टॉपिक के लिए हम वीडियो कहां बनाएंगे पता है? इस टॉपिक के लिए वीडियो हम बनाएंगे जो आप अगला चैप्टर पढ़ोगे यूएस हेजेमनी, जो 2021-22 का बैच है उनके लिए यूएस हेजेमनी हटा दिया है चैप्टर, हम पूरा पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। तो वो चैप्टर हटा दिया, लेकिन उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको इराक इन्वेजन वगैरह, तो इस तरह से गल्फ वॉर, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुए हैं ना उसके बारे में बताया जाएगा, तो हम वहां पढ़ेंगे उसे। यहां भी मैं आपको कुछ एक रफ आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा जो कि बुक सिलेबस से हट चुका है, बुक में है, हम वहां कवर कर लेंगे इसे, ठीक है, समझ पा रहे हो। फिर क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये आपका एडिशनल टॉपिक का जो वीडियो है ना, ये वीडियो हम इन सारे टॉपिक्स के बाद बना के देंगे आपको एक, ठीक है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब आप समझोगे कि अथॉरिटेरियन रिजीम को, कम्युनिस्ट रिजीम को दर्शाता था ये सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। यूएसएसआर या फिर सोवियत ब्लॉक कहें जिसे हम, वो कम्युनिस्ट रिजीम को दर्शाता था। डेमोक्रेसी को वो क्या करता था, लात मार देता था। लेकिन अब जब इसका फॉल हुआ, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो नेशंस आजाद हुए ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। वहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी के रंग में रंग दिए गए वो सारे देश भी। तो उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, मजेदार। कैसे दो टॉपिक पढ़ना है, देखो एक तो पढ़ना है सीआईएस। सीआईएस आपको एडिशनल मटेरियल में नहीं दिया है, मैं वीडियो पे बना के दूंगा एक, ठीक है। तो सीआईएस में क्या है, सीआईएस को अगर आप समझोगे ना तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये क्या चीज है, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, सोवियत यूनियन का, तब सीआईएस बनाया जाता है। तो सीआईएस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर अगली चीज है एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का एक छोटा सा मटेरियल दिया एडिशन मटेरियल में, उसके अलावा और जो बैकग्राउंड है वो मैं समझाऊंगा। अरब स्प्रिंग इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे अरब नेशंस जो है, अरब नेशंस मतलब क्या है, तो आप देख लो लीबिया, जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट, ये जो पूरा अरब लैंड जो है वहां का, ठीक है, पैलेस्टीन वगैरह। तो अरब स्प्रिंग में क्या होता है कि उन देशों में भी डिमांड उठती है किस चीज की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। तो ये चीज समझना कि आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ के आया कोल्ड वॉर पीरियड, तो कोल्ड वॉर पीरियड में एक पैरेलल करंट ये भी है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो डेमोक्रेटाइज हो गया है, वो डेमोक्रेसी का झंडा लेके चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड में कुछ रीजन्स थे, जैसे ये सोवियत ब्लॉक था तो उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद में उसका डेमोक्रेटाइजेशन होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंडर में, सीआईएस, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अरब लैंड जो थी, जहां पे हम कह सकते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ज्यादा मजबूत था, ठीक है, वहां पे कह सकते हैं कि आप ऑटोक्रेटिक रिजीम जो था, तो वहां के रिजीम को अपोज करते हुए अरब स्प्रिंग के थ्रू ये जो अरब लैंड है, ठीक है, ट्यूनीशिया से जैसे स्टार्ट हुआ, तो वहां पे क्या है, वहां के पूरे देशों में भी डेमोक्रेसी आती है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन जो है, तो इट इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी खत्म होती है तो उस कारण से डेमोक्रेसी को अपना एरिया एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो वो सारी चीजें जो है मजेदार तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारी हिस्ट्री आपको जानने को मिल जाएगी, बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स आपको जानने को मिल जाएंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर अब समझ में आ गई कि पूरा चैप्टर किस बारे में, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझ में आ गया है। और अब अगर ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थीम समझ में आ गई, तो अकेले भी दौड़ लगा सकते हो आप, ठीक है। अकेले दौड़ ऐसे लगा सकते हो कि रीड कर लो, जिस टॉपिक में फंसो वहां वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी हमारा ये पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो मैंने आपको पूरी थीम और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें समझा दी है। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।